डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें जो सबसे पहली अवस्था है उसे हम शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी के नाम से जानते हैं। यह अवस्था बालक के जन्म लेने के उपरांत प्रारंभ हो जाती है एवं 2 सप्ताह तक चलती है, यानी कि जन्म से 15 दिन तक के बालक को हम शिशु यानी कि इन्फेंट कहते हैं और उस अवस्था को हम शैशवावस्था अथवा इन्फेंसी कहते हैं। बच्चों, विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सभी की कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही उस अवस्था को पहचाना जाता है। शैशवावस्था की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, अपरिपक्वता की अवस्था, पीरियड ऑफ इमैच्योरिटी। अपरिपक्वता, परिपक्वता मतलब जिसमें जो हमारे शरीर के अंग हैं, आंतरिक अंग और बाह्य अंग, वो पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, मैच्योरिटी की अवस्था कहते हैं। परंतु जो हमारा शिशु होता है जिसका अभी जन्म हुआ है, तो उसके जो अंग होते हैं, जो मस्तिष्क होता है और जितने भी आंतरिक और बाहरी अंग होते हैं, वो सभी अभी विकास की अवस्था में हैं। वो सभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, बल्कि वो बहुत अधिक अपरिपक्व होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए जो इन्फेंसी या जो शैशवावस्था है उसको हम अपरिपक्वता की अवस्था के नाम से जानते हैं, पीरियड ऑफ इमैच्योरिटी। दूसरा है पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं समायोजन की अवस्था। जो हमारा शिशु है जब वह गर्भ में होता है और जन्म के तुरंत बाद वह बाहरी वातावरण में आता है, उस समय उसके शारीरिक अंग, जो आंतरिक अंग होते हैं, वो सभी अत्यंत ही कमज़ोर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं और गर्भ में 9 माह बिताने के पश्चात जब वह बाहर के वातावरण में आता है तो उसे तुरंत ही बाहर के वातावरण से एडजस्टमेंट करना पड़ता है या समायोजन करना पड़ता है। यह समायोजन तापमान में भी होता है, प्रकाश में भी होता है और साथ ही जो हमें बाहर के वातावरण में जो हमें माहौल मिलता है, वायु है, भोजन है, सभी चीज़ों के साथ एक शिशु को या नवजात शिशु को समायोजन करना पड़ता है। और यदि यह समायोजन ठीक प्रकार से हो जाता है तो वह शिशु आगे का अपना जीवन जीने के लिए तैयार रहता है। यदि समायोजन नहीं हो पाता है तो शिशु को कुछ समस्या भी हो सकती है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम समायोजन की अवस्था कहते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि शिशु इस अवस्था में 9 माह गर्भ में रहने के पश्चात बाहर के वातावरण से समायोजन करता है। तीसरा है पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं पराश्रितता की अवस्था। पराश्रितता मतलब पर यानी कि दूसरों, आश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित। पराश्रितता यानी कि पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी। तो जो हमारी शैशवावस्था होती है वह दूसरों पर आश्रित रहने की अवस्था है।
हम सभी ने देखा भी है, जो भी नवजात शिशु होता है वह अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। उसके हाथ पैर, उसका मुंह, उसके मुंह में दांत नहीं होते और उसकी आँखें और अन्य सभी अंग जो होते हैं वो सभी अपरिपक्व होते हैं, जिस कारण वो सभी अंग कार्य नहीं कर सकते और शिशु अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। इसीलिए इस अवस्था को हम पराश्रितता की अवस्था कहते हैं। यदि शिशु को भूख लगी है और उसके सामने अगर दूध बोतल में रखा है तब भी वह उसको अपने आप उठाकर नहीं पी सकता, तो यही कारण है कि इस अवस्था को हम पराश्रितता की अवस्था कहते हैं। चौथा इसका जो मुख्य विशेषता है इन्फेंसी की, वह है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार जिसे हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं। बच्चों, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि सुख होने पर हंसना, दुख होने पर रोना, भूख लगने पर भूख की अनुभूति होना, श्वास लेना आदि। ये सभी मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वह प्रवृत्तियाँ होती हैं, वह हमारे कार्यकलाप या हमारी वह क्रियाएं, मूल क्रियाएं होती हैं जिनको हमें कहीं से सीखना नहीं पड़ता, जो ऑलरेडी हमें जन्म के साथ ही बच्चा अपने साथ लेकर आता है, जैसे कि हंसना, रोना, दर्द होना, खुश होना और भूख लगने पर रोना, प्यास लगने पर रोना। तो ये सभी हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो जो नवजात शिशु होता है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, यानी कि केवल उसे उतना ही ज्ञात होता है जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यानी कि अगर नवजात शिशु को भूख लगी है तो वह रो देगा, उसको कोई दुख है, कहीं पे दर्द है तो वह रो देगा, अगर वह सुख में है, उसे कोई समस्या नहीं है तो वह हल्का सा मुस्कुरा देगा या वह शांत रहेगा, चुप रहेगा। तो ये सभी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। उसके बाद है संवेदनशीलता या संवेगशीलता, इमोशनैलिटी अथवा सेंसिटिविटी। जो हमारा नवजात शिशु होता है वह बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इमोशनल मतलब संवेदनशील, क्योंकि जो शिशु होता है उनके संवेग बहुत ही तीव्र होते हैं लेकिन क्षणिक होते हैं। अगर शिशु को ज़रा सा भी दुख होता है, दुख का मतलब है कि तापमान में परिवर्तन है या अचानक से लाइट जलती है या नवजात शिशु को कोई बिस्तर पे से उठाता है या उसको हिलाता है या उसे ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होता है या शिशु को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ज़रा से भी संवेदन होने पर वह तुरंत रो देता है, अपनी संवेदना को व्यक्त कर देता है और जैसे ही उसकी समस्या का निवारण हो जाता है तो वह संवेदना उसकी समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए जो नवजात शिशु होता है वह अत्यधिक संवेदनशील होता है और यह संवेदनाएं उनकी बहुत ही क्षणिक होती हैं। जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है तो शिशु संवेदनशील हो जाता है और समस्या के समाप्त होते ही संवेदना भी खत्म हो जाती है। एक अन्य विशेषता जो है शैशवावस्था की वह है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शैशवावस्था में जितने भी नवजात शिशु होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा भी है, कुछ नवजात शिशु अधिक रोते हैं, कुछ नवजात शिशु कम रोते हैं, कुछ नवजात शिशु अधिक हाथ पांव नहीं हिलाते हैं, मतलब शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जबकि कुछ नवजात शिशु शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बाकी जितने भी नवजात शिशु होते हैं उनकी लंबाई, मोटाई, रंग
आदि सभी में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और शैशवावस्था को हम कैसे पहचान सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बचपनावस्था की विशेषताओं के लिए के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।